द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो आज भी रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। यह कहानी केवल युद्ध और रणनीतियों की नहीं है, बल्कि एक अकल्पनीय खजाने की है जिसे यमाशिता का सोना कहा जाता है। जापानी शाही सेना ने 1965 और 1960 के दशक में एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। जैसे जापानी सेना आगे बढ़ी, उन्होंने न केवल जमीनों पर कब्जा किया बल्कि वहां की संपदा को भी व्यवस्थित रूप से लूटा। इस विशाल लूट अभियान के पीछे एक गुप्त संगठन था जिसका नाम की नोयुरी या गोल्डन लिली था। इस संगठन का नेतृत्व कथित तौर पर जापानी शाही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। उनका उद्देश्य जीते गए देशों कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर से कीमती धातुएं और सांस्कृतिक धरोहरें इकट्ठा करना था। मंदिरों से सोने की मूर्तियां उखाड़ ली गई और संग्रहालयों को लूट लिया गया। माना जाता है कि लूटी गई संपत्ति का कुल मूल्य आज के हिसाब से अरबों या खरबों डॉलर में था। जापान का इरादा इस सारे खजाने को जहाजों द्वारा वापस जापान भेजने का था ताकि युद्ध के खर्चों को पूरा किया जा सके। हजारों टन सोना, प्लेटिनम और हीरे जवाहरात जहाजों में लादे गए। मित्र देशों की पनडुब्बियों ने जापानी मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई जहाज जो खजाने से भरे हुए थे समुद्र की गहराइयों में समा गए। जोखिम को देखते हुए जापान ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है। उन्होंने तय किया कि बचे हुए खजाने को फिलीपींस में ही कहीं सुरक्षित छिपा दिया जाए। इस महत्वपूर्ण और गुप्त मिशन की जिम्मेदारी जनरल तोमोयुकी यामाशिता को सौंपी गई। जब वह तो उनका मुख्य काम अमेरिकी आक्रमण को रोकना था। उन्हें गोल्डन लिली के खजाने को छिपाने का गुप्त आदेश भी मिला था। उन्होंने फिलीपींस के विभिन्न स्थानों पर 6,000 से अधिक सुरंगों और बंकरों का निर्माण शुरू करवाया। यह स्थान पहाड़ों के अंदर, गुफाओं में और यहाँ तक कि जमीन के काफी नीचे थे। सुरंगों को खोदने के लिए युद्धबंदियों और स्थानीय मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियरों ने इन सुरंगों को बेहद जटिल तरीके से डिजाइन किया था। सुरंगों को समुद्र तल से नीचे भी बनाया गया था ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो। इन्होंने सोने की छड़ें, जवाहरात, प्राचीन सिक्के और बुद्ध की सोने की मूर्तियां शामिल थीं। कुछ किसान के 5 किलो वजन की ठोस सोने की बुद्ध प्रतिमाएं भी छिपाई गई थी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रूर कदम उठाए गए। मायूस यह नहीं चाहती थी कि इन स्थानों का पता किसी को भी चले। कहा जाता है कि सुरंगों का काम पूरा होने पर अंदर मौजूद मजदूरों को बाहर नहीं आने दिया गया। सुरंगों के प्रवेश द्वारों को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया, जिससे मजदूर और खजाना दोनों हमेशा के लिए दफन हो गए। यहाँ तक कि निर्माण की देखरेख करने वाले कुछ जापानी अधिकारियों और इंजीनियरों ने भी सेप्पू आत्महत्या कर ली या उन्हें मार दिया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि खजाने का नक्शा केवल कुछ शीर्ष लोगों के दिमाग में ही रहे। सुरंगों के अंदर घातक जाल बिछाए गए थे, जैसे कि जहरीली गैसें और विस्फोटक, ताकि अगर कोई भविष्य में खजाने को खोजने की कोशिश करे तो वह न जा सके। में जब अमेरिकी सेना ने फिलीपींस पर फिर से कब्जा कर लिया, तब तक अधिकांश खजाना छिपाया जा चुका था। जनरल यामाशिता ने अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले महीनों तक प्रतिरोध किया। अंततः सितंबर 19 यामाशिता ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा।
अमेरिकी अभियोजकों का ध्यान उनके सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों पर था। माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को खजाने के अस्तित्व का कुछ अंदाजा था। कुछ साजिश के सिद्धांतों का दावा है कि यमाशिता के ड्राइवर को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। वह अपने साथ खजाने के अधिकांश स्थानों का रहस्य कब्र में ले गए। फिलीपींस एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहा था, लेकिन खजाने की अफवाहें कभी नहीं रुकी। अगले कई दशकों तक स्थानीय लोग और विदेशी शिकारी खजाने की तलाश में जंगलों में भटकते रहे। कई लोगों को अजीबोगरीब नक्शे मिले जिन पर जापानी वर्णमाला कांजी में संकेत लिखे थे। कहा जाता है कि इन नक्शों को समझना लगभग असंभव था क्योंकि इनमें कूट भाषा का प्रयोग किया गया था। अक्सर गोल्डन लिली का खजाना केवल एक मिथक माना जाता रहा, लेकिन 1925 में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया का ध्यान फिर से इस ओर खींचा। रोजेलियो रोक्सास नाम का एक फिलिपिनो ताला बनाने वाला और शौकिया खजाना शिकारी था। उसे एक जापानी नक्शा मिला था जो उसे बागुयो शहर के पास एक गुफा तक ले गया। कई दिनों की खुदाई के बाद रोक्सास और उसकी टीम ने सुरंग का रास्ता साफ किया। निशाना है वो, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। समुराई तलवारें और जापानी सैनिकों के कंकाल बिखरे पड़े थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज एक विशाल बुद्ध की मूर्ति थी। यह मूर्ति ठोस सोने की बनी थी और इसका वजन लगभग 1 टन था। मूर्ति का सिर हटाने योग्य था और उसके अंदर मुट्ठी भर बिना कटे हीरे छिपे थे। रोक्सास को बक्से भी मिले जो सोने की ईंटों से भरे हुए थे। ले जा सकता था उतना सोना और बुद्ध की मूर्ति अपने घर ले आया। उसने बाकी खजाने को बाद में निकालने के लिए गुफा को फिर से सील कर दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मार्कोस को अपनी क्रूरता और धन के लालच के लिए जाना जाता था। जैसे ही मार्कोस को सुनहरे बुद्ध के बारे में पता चला, उसने अपने सैनिकों को भेजा। रोक्सास के घर पर छापा मारा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिकों ने सुनहरे बुद्ध और सोने की ईंटों को जब्त कर लिया। रोक्सास को जेल ले जाया गया और उसे भीषण यातनाएं दी गई। वे उससे बाकी खजाने का स्थान जानना चाहते थे, लेकिन रोक्सास ने अपनी जुबान बंद रखी और कुछ नहीं बताया। जब मोपोस को सत्ता से हटा दिया गया, तब रोक्सास ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने मार्कोस परिवार के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दायर किया। रोक्सास की मृत्यु पहली से जानते हैं, लेकिन उनका परिवार मुकदमा लड़ता रहा। अंततः 1930 में हवाई की अदालत ने रोक्सास के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि मार्कोस ने वास्तव में रोक्सास का खजाना चुराया था। रोक्सास की एस्टेट को $20 बिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। हालांकि यह राशि कभी पूरी तरह से नहीं दी गई, लेकिन इसने यमाशिता के खजाने की वास्तविकता पर मोहर लगा दी। फर्डिनेंड मार्कोस के शासनकाल के दौरान उनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कई लोगों का मानना है कि उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत यमाशिता का सोना ही था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि अमेरिका भी इस खजाने में शामिल था। एक सिद्धांत है जिसे ब्लैक गोल्ड ट्रस्ट कहा जाता है। अमेरिका ने यमाशिता के सोने का एक बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया था और इस धन का उपयोग शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गुप्त निधियों के रूप में किया। यह सिद्धांत बताता है कि खजाने का पैमाना हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। आज भी फिलीपींस में कई जगहों पर खजाने की खोज जारी है। हालांकि बड़े पैमाने पर खुदाई पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अवैध खजाना शिकारी रात के अंधेरे में अपनी किस्मत आजमाते हैं। यमाशिता का सोना एक ऐसा विषय है जिस पर अनगिनत किताबें और वृत्तचित्र बन चुके हैं।
युद्ध, रहस्य और विश्वासघात की एक अंतहीन कहानी है। क्या वास्तव में अभी भी फिलीपींस की धरती के नीचे टन सोना दबा हुआ है, या यह सब निकाल लिया गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में घुल मिल गया है? कुछ लोग कहते हैं कि यह खजाना शापित है। खोजने की कोशिश की, युद्ध मंदियों की आत्माएं जो सुरंगों में दफन कर दी गई थी, आज भी वहां पहरा देती है। स्थानीय किंवदंतियों में इन आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती है। यमाशिता के सोने ने फिलीपींस की संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। यह उम्मीद की एक किरण भी है और अतीत का एक काला साया भी। तकनीकी प्रगति के साथ नई स्कैनिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन से कितने स्थल खोजे गए हैं, यही है। हो सकता है कि सबसे बड़ा भंडार अभी भी किसी पहाड़ के नीचे सो रहा हो, जिसमें इतिहास को बदलने की क्षमता है। यमाशिता का सोना एक मिथक और वास्तविकता के बीच झूलता रहेगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और कईयों को अमीर बना दिया। जनरल यमाशिता शायद कभी नहीं जानते थे कि उनकी विरासत यह खजाना बन जाएगी। वुडन लिली ऑपरेशन की व्यापकता आज भी शोधकर्ताओं को चौंका देती है। यह मानव इतिहास में धन के सबसे बड़े हस्तांतरणों में से एक था, जिसने युद्ध के बाद की दुनिया के शक्ति संतुलन को आकार दिया। क्या हम कभी जान पाएंगे कि वास्तव में कितना सोना लूटा गया था? क्या यह सब समय की धूल में हमेशा के लिए खो गया है? और लालच इंसान को किस हद तक ले जा सकता है? यह कहानी हमें सतर्क करती है और साथ ही आकर्षित भी करती है। यमाशिता के सोने की किंवदंती अमर है। फिलीपींस के जंगलों में आज भी सन्नाटा है। अखैर से गोवा सती माता है जो शायद किसी बड़े राज को छिपाए हुए है। हर सुरंग एक नई कहानी कह सकती है और दुनिया अभी भी सुनने के लिए तैयार है। यमाशिता का सोना एक सपना अयोध्यान से सजाया जाता है, एक सच्चाई अकेले से हुआ है जो शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं होगा।